हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं नरेंद्र मैंगी। आप मैंगी कॉमर्स सेंटर कोटपुरा से आपकी बुक में से चैप्टर नंबर 6 प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में आज देख रहे हो कि हम जो है मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे करते हैं, इसके कौन कौन से मेथड्स हैं। तो फर्स्ट है मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फर्स्ट है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, सेकेंड परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड एंड थर्ड ज्योमेट्रिक मेथड। हम वन बाय वन करेंगे। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, तो आपको मालूम है कि जब किसी कमोडिटी की जो प्राइस में चेंजेस आती है तो उसका डिमांड में इन्वर्स चेंजेस आती है। प्राइस के कम होने के कारण डिमांड ज़्यादा होती है और प्राइस के अप होने पर डिमांड कम हो जाती है। लेकिन उसको कैसे मेज़र करते हैं, तो उसके लिए टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में हम कुछ उसके एक्सपेंडिचर में क्या चेंजेस आए उसके अनुसार उसकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करेंगे। जिसमें फर्स्ट है यूनिटी इलास्टिक डिमांड। तो यूनिटी इलास्टिक डिमांड में जब किसी कमोडिटी की प्राइस जो है पहले से कम हो जाए लेकिन उसके टोटल एक्सपेंडिचर में किसी प्रकार के कोई चेंजेस ना आए तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, पहले जैसा ही जो है उसका एक्सपेंडिचर रहता है, सेम रहता है, तो उसको हम यूनिटी इलास्टिक डिमांड कहते हैं। मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ कि मैं हर महीने मतलब 500 रुपये का अपनी बाइक में पेट्रोल डलवाता हूँ। चाहे जो है अपना पेट्रोल की प्राइसेस अप हो चाहे कम हो, लेकिन मैंने 500 का ही जो है पेट्रोल बाइक में डलवाना है। तो जब मेरा टोटल एक्सपेंडिचर सेम रहेगा तो वो उस वक्त यूनिटी इलास्टिक डिमांड रहेगी। मैंने एक और एग्जांपल ली है कि मान लीजिए किसी कमोडिटी की प्राइस 10 है और डिमांड हम करते हैं 5 यूनिट की, तो 10 5 50। जो प्राइस पहले से कम होगी 10 से होगी 5 और मेरी डिमांड 5 से कितनी चलेगी 10। अब 5 10 50। पहले भी जो एक्सपेंडिचर था वो भी 50 था और अब भी 50 है। देयर इज नो चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर, तो उसको हम यूनिटी इलास्टिक डिमांड कहते हैं। सेकंड जो है मोर इलास्टिक डिमांड। तो मोर इलास्टिक डिमांड में हम कैसे करते हैं कि जब किसी कमोडिटी की प्राइसेस पहले से कम हो जाती है और उसका टोटल एक्सपेंडिचर पहले से अधिक हो जाए तो उसको हम मोर इलास्टिक डिमांड कहते हैं। लाइक दैट, जो प्राइस पहले थी किसी कमोडिटी की 10 रुपीज़ थी और डिमांड 5 यूनिट थी, तो 10 5 50। जैसे कि प्राइस 10 से 5 पर हुई, हमारी डिमांड पहले से बहुत ज़्यादा होगी, 5 से 15 होगी। अब 5 15 75, तो जो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर था वो 50 से 75 चला गया। जब हमारा टोटल एक्सपेंडिचर पहले से ज़्यादा हो जाता है तो उसको हम मोर इलास्टिक डिमांड कहते हैं। सिमिलरली लेस इलास्टिक डिमांड। तो लेस इलास्टिक डिमांड में जब किसी कमोडिटी की प्राइस पहले से कम होती है और उसके साथ हमारी डिमांड तो बढ़ती है लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर पहले से कम हो जाए तो उसको हम लेस इलास्टिक डिमांड कहते हैं। जैसे प्राइस पहले 10 थी, मैंने सब में डाटा एक ही रखा है, तो प्राइस पहले 10 रुपीज़ थी और डिमांड हमारी 5 यूनिट थी, तो 10 5 50 टोटल एक्सपेंडिचर। जैसे प्राइस जो डाउन हुई, डाउनफॉल चलेगी 10 से 5, लेकिन प्राइस कम होने से डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं हुई, जो डिमांड है वो 5 से 6 पर ही गई। अब 5 6 30। तो अगर हम टोटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो ये 50 से 30 पहले से कम हुआ है, तो इसको हम लेस इलास्टिक डिमांड कहते हैं। सो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में हमारे पास 3 टाइप्स आती है आगे, यूनिटी इलास्टिक डिमांड, मोर इलास्टिक डिमांड एंड लेस इलास्टिक डिमांड। इसको हम अब एक डायग्राम द्वारा करेंगे। तो मान लीजिए कि ये जो मैंने ये डायग्राम बनाई है, यहाँ पर OX है, तो यहाँ पर टोटल एक्सपेंडिचर को शो किया है और OY पर मैंने प्राइस ऑफ द कमोडिटी को शो किया है। तो अब इस डायग्राम में क्या है, जैसे प्राइस पहले OP0 थी लेकिन डिमांड जो थी वो जो थी हमारी OT0 थी, मतलब P0 T0, और ये जो हमारी डिमांड यहाँ तक चल रही है। तो जैसे ही प्राइस पहले से कम हुई, OP0 से OP1 हुई, तो हमारी डिमांड OT1 चली गई। तो पहले से डिमांड जो है, खर्चा जो हमारा ज़्यादा हो गया। पहले जो
हमारी प्राइस थी किसी कमोडिटी की, वो थी OP0 और डिमांड थी OT0। जैसे ही प्राइस डाउन हुई P0 से P1 आई तो हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर था वो P1 जब प्राइस हुई तो एक्सपेंडिचर T1 तक चला गया, पहले से ज़्यादा हो गया। तो उसको हम क्या कहते हैं, जब पहले से ज़्यादा खर्चा होता है तो मोर इलास्टिक डिमांड। तो यहाँ पर प्राइस इलास्टिक डिमांड ग्रेटर देन 1 होती है। अगर यहाँ पर देखें कि जब प्राइस OP2 है तो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर OT2 है। जैसे ही प्राइस जो है ये P2 से P3 डाउन हुई, लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर में T3 पहले भी जो था T2 तक था और अब T3 तक है। यहाँ से ये मैंने सेम बनाया है, तो इसका मतलब कि हमारा टोटल एक्सपेंडिचर में किसी प्रकार की कोई चेंजेस नहीं आती। 50 का 50 वाली एग्जांपल होगी जब प्राइस P2 से P3 हुई और एक्सपेंडिचर T2 से T3 दोनों में सेम रहा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। तो यहाँ पर यूनिटी इलास्टिक डिमांड है, इसलिए मैंने लिखा प्राइस इलास्टिक डिमांड इज इक्वल टू 1। और थर्ड कंडीशन है जब प्राइस OP0 थी किसी कमोडिटी की और डिमांड थी OT4। जैसे ही प्राइस पहले से कम हुई लेकिन डिमांड टोटल एक्सपेंडिचर में हमारा कोई परिवर्तन नहीं, इतना परिवर्तन नहीं है, खर्चा पहले से कम हुआ तो अब डिमांड मेरी T5 चलेगी। तो पहले टोटल एक्सपेंडिचर ये था, अब ये है कम है। तो पहले एक्सपेंडिचर T4 था, अब T5 है, जो खर्चा पहले से कम है। तो यहाँ पर प्राइस इलास्टिक डिमांड लेस देन 1 चली जाती है। तो इस डायग्राम द्वारा हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये था आपका टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। और अब है परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड। तो परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड में जब किसी कमोडिटी की जो है प्राइस में परसेंटेज चेंज आने के कारण उसके डिमांड परसेंटेज कितने परसेंट हाइक और डिक्रीज होती है, तो उसको हम परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड के अनुसार प्राइस इलास्टिक डिमांड मेजर करते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास आइडेंटिटी है वो है प्राइस इलास्टिक डिमांड इज इक्वल टू माइनस परसेंटेज चेंज इन डिमांड अब रेशियो परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसको हम अलजेब्रिक मेथड के द्वारा जो है फार्मूला लिखेंगे, PED प्राइस इलास्टिक डिमांड इज इक्वल टू माइनस D1 माइनस D0 अपॉन D। इसका अभिप्राय क्या हुआ, परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू जो है प्राइस आ जाएगा। और नीचे P1 माइनस P0, तो इसका अभिप्राय क्या हुआ, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो इसको हम लिखेंगे इज इक्वल टू माइनस डेल्टा D अपॉन डेल्टा P इंटू P ओवर D। डेल्टा D मीन्स चेंज इन डिमांड, डेल्टा P मीन्स चेंज इन प्राइस, और जो ओनली P लिखा हुआ है ये इनिशियल प्राइस है और ओनली जो D लिखा है ये इनिशियल डिमांड है। तो इसको हम एक एग्जांपल द्वारा सॉल्व करेंगे, या आपको न्यूमेरिकल 3 मार्क्स में आ सकता है। जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया है मोर इलास्टिक डिमांड, जो पहले प्राइस थी उसको हम इनिशियल प्राइस कहते हैं, जिसको P0 लिखा गया है। इसको ओनली हम P भी लिख सकते हैं। P0 का मतलब ओनली P भी है। जब प्राइस जो है किसी कम्युनिटी की 10 है तो उस वक्त डिमांड 5 यूनिट के, जिसको D0 से रिप्रेजेंट किया गया, जहाँ ओनली D लिखा जाएगा। सिमिलरली जब प्राइस P1 चलेगी 5 और डिमांड जो है 15 पर चलेगी, तो मैंने यही एग्जांपल लिया है कि डेल्टा D इज इक्वल टू D1 माइनस D0। तो D1 कितनी हमारी यहाँ पर 15 और D0 5, तो मैंने लिख दिया 15 माइनस 5 इज इक्वल टू 10। अब लिखा डेल्टा P इज इक्वल टू P1 माइनस P0। तो P1 हमारी 5 और P0 है 10, तो ये लिखा मैंने 5 माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 5। तो जो P है इनिशियल प्राइस, जो पहले की प्राइस थी, तो उसको P जब P0 से डिनोट करते हैं दैट इज इक्वल टू 10। और D इनिशियल डिमांड, जो पहले से डिमांड थी D0, जिसको हम D से रिप्रेजेंट करते हैं, वो है 5। तो ये लिख दिया 5। अब हम फार्मूले में यहाँ जो है वैल्यू जो है फिल कर देंगे इसमें। तो प्राइस इलास्टिक ऑफ डिमांड इज इक्वल टू, ये माइनस का माइनस आ गया साइन, और ये आ गया डेल्टा D हमारा कितना आया है 10 ओवर डेल्टा P आया हमारे पास -5 इंटू 10 ओवर 5, क्योंकि जो प्राइस
इनिशियल थी वो 10 थी, इनिशियल डिमांड 5। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 10s are 100 और 5 5s are 25, 100 अपॉन 25 दैट इज इक्वल टू 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 इज ग्रेटर देन 1 होता है, इसलिए इसको हम मोर इलास्टिक डिमांड से जानते हैं। अगर इसका आंसर अगर लेस देन 1 हो जाता, अगर 1 से कम होता तो हम लिखते लेस इलास्टिक डिमांड, अगर 1 आ जाता तो हम लिखते यूनिट इलास्टिक डिमांड, 0 आ जाता तो हम लिखते इन इलास्टिक डिमांड, अगर इन्फिनिटी चला जाता तो हम लिखते इलास्टिक डिमांड। तो अब ये 1 से ग्रेटर देन है तो हम लिख दिया मोर इलास्टिक डिमांड। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है, ये जो मैंने माइनस का साइन लगाया हुआ है, सब जगह माइनस का साइन लगाया है, ये माइनस का साइन हम क्यों लगाते हैं? क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड हमें ये बताता है कि जब किसी कमोडिटी की प्राइस जो है डाउन होती है तो उसकी डिमांड अप हो जाती है, प्राइस के अप होने पर डिमांड जो है माइनस कम हो जाती है, तो इसके कारण में इन्वर्स रिलेशन होता है। तो अगर हम उस मेथड के अनुसार काम करेंगे तो हमारा जो प्राइस लास्ट डिमांड है वो ऑलवेज नेगेटिव में चला जाएगा। तो इसलिए हम इस माइनस को ख़त्म करने के लिए कुछ लोग कहते हैं कि माइनस को प्लस माइनस के साइन को इग्नोर कर देना चाहिए, लेकिन अगर इग्नोर करते हैं तो वो मैथमेटिक्स का जो रूल है वो रोंग हो जाता है। इसलिए हम इसको पॉजिटिव बनाने के लिए, क्योंकि आपको भी मालूम है कि अगर -2 आ जाए और -3 आ जाए तो जो माइनस में होता है वो अगर उसका डिजिट कम है तो वो बड़ा हो जाएगा। जैसे -2 है और -3 है तो -2 बड़ा है, -3 छोटा है। अगर इस प्रकार से काम करेंगे तो हमारा प्राइस लास्ट जो डिमांड का रिजल्ट रोंग हो जाएगा। तो इसको अगर हम प्लस माइनस साइन इग्नोर करेंगे तो मैथ का रूल रोंग होगा। इसलिए हमें चाहिए कि यहाँ पर पहले से हम नेगेटिव का साइन लगा देते हैं ताकि वो पॉजिटिव में बदल जाए, इसलिए इस आइडेंटिटी में माइनस लगाया जाता है। थर्ड हमारा है ज्योमेट्रिक मेथड। तो ज्योमेट्रिक मेथड के अनुसार भी हम प्राइस लास्ट ईयर डिमांड को मेजर कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास जो आइडेंटिटी होती है, प्राइस लास्ट ईयर डिमांड इज इक्वल टू लोअर पार्ट ऑफ डिमांड कर्व फ्रॉम पॉइंट अपॉन अपर पार्ट ऑफ डिमांड कर्व फ्रॉम पॉइंट। इसको हम एक डायग्राम द्वारा करेंगे। तो ये जो मैंने बनाया है ये OY पर मैंने प्राइस ऑफ कमोडिटी को शो किया है और OY पर जो है मैंने डिमांड ऑफ X कमोडिटी को शो किया है। यहाँ पर ये जो मैंने डिमांड कर्व लगा दिया तो इस डिमांड कर्व पर मैंने ये 5 पॉइंट लगाए हैं, एक जो D पॉइंट है, एक A, एक B, एक C और एक D1। देयर आर 5 पॉइंट्स। तो इन 5 पॉइंट्स की हेल्प के साथ हम ज्योमेट्रिक मेथड के अनुसार जो है प्राइस लास्ट और डिमांड को मेजर करेंगे। तो जो यहाँ पॉइंट है D, तो ये जो D पॉइंट है, अगर हम यहाँ पर प्राइस लास्ट और डिमांड को मेजर करना तो कैसे करेंगे? तो मैंने लिखा लोअर पार्ट, मान लीजिए इसके नीचे पार्ट कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4 ओवर इसके ऊपर कितने, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, 0 है, तो 4 अपॉन 0। अगर समथिंग ओवर 0 हो तो उसका आंसर इन्फिनिटी होता है, अगर 0 ओवर समथिंग हो तो उसका आंसर 0 होता है। यहाँ पर नीचे पार्ट है 1 2 3 4, तो 4 ओवर ऊपर कुछ भी नहीं, 4 अपॉन 0 दैट इज इक्वल टू इन्फिनिटी। प्राइस लास्ट ईयर डिमांड का रिजल्ट आया वो इन्फिनिटी है। तो यहाँ पर प्राइस लास्ट ईयर डिमांड जो होती है वो इलास्टिक होती है। यहाँ पर क्या आगे, इलास्टिक आगे, इलास्टिक डिमांड। और यहाँ पर अगर ए पॉइंट पर अगर देखें तो यहाँ पर नीचे पार्ट है 1 2 3, ऊपर है 1, तो 3 अपॉन 1, 3 अपॉन 1 का आंसर आएगा 3, ग्रेटर देन 1 हो गया। तो प्राइस लास्ट ईयर डिमांड ग्रेटर देन 1, यहाँ पर आएगा मोर इलास्टिक डिमांड, मोर इलास्टिक डिमांड। और यहाँ पर इसके नीचे 1 पार्ट और 2 पार्ट, ऊपर भी 2 पार्ट आगे, 2 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 1। तो अगर इसका आंसर 1 आ जाता है तो जिसको हम कहते हैं यूनिटी इलास्टिक डिमांड। तो ये आ गया हमारा यूनिटी इलास्टिक डिमांड, यूनिटी इलास्टिक डिमांड आ गया हमारा। और यहाँ पर जो है C पॉइंट है, तो C पॉइंट पर क्या आ गया, नीचे पार्ट है 1, ऊपर है 1 2 3, 1 अपॉन 3 को अगर हम सॉल्व करेंगे, 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर आएगा 0.33। तो अगर 0.33 आता है तो दैट इज लेस देन 1। तो यहाँ पर प्राइस लास्ट डिमांड क्या हो गया, लेस देन 1 है, तो इसको हम कहेंगे लेस इलास्टिक डिमांड।
लेस इलास्टिक डिमांड। और लास्ट आ गया D1, ये जो पॉइंट है D1 है, तो D1 लोअर पार्ट, इसके नीचे कितने पार्ट है 0, तो ऊपर कितने हैं 4, 0/4 दैट इज इक्वल टू 0। जब इसको डिवाइड करने पर आंसर हमारे पास 0 आता है, तो यहाँ पर क्या आएगा इन इलास्टिक डिमांड, इन इलास्टिक डिमांड आ जाएगा। तो इस प्रकार हम ज्योमेट्रिक मेथड के अनुसार भी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। तो कैसे हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करते हैं, इसके लिए हमने 3 मेथड किए, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, परसेंटेज और अप्रॉक्सीमेट मेथड एंड ज्योमेट्रिक मेथड। तो तीनों मेथड के द्वारा हम सॉल्व करते हैं। तो इस मेथड के अनुसार आपको 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल भी आ सकता है। आई होप सबको समझ आ गया होगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने फ्रेंड्स से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके बेटे भाई, बाय बाय, थैंक यू।